गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटे जानते हैं कि हम लोगों का जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है वो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है डेवलपमेंट, वो अपना खत्म हो गया है। 3 कंट्रीज के बीच में हमें सिर्फ कंपेयर करना है, वो भी तुम्हारे बुक में दिया है बल्कि वो सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, किसी दिन बताएंगे। और जैसे जानते हो कि आपको एग्जाम बहुत पास में है, बहुत नज़दीक है, तो इस वजह से हम लोगों के हिस्ट्री का भी चैप्टर वैसे तो हमने काफ़ी पढ़ा दिया था, लेकिन फिर से आज रिवाइज करते हैं और पूरा इसे पढ़ाते हैं। तो हिस्ट्री का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों। नेशनलिज्म इन यूरोप का रिवीजन करेंगे। मैंने पहले बताया कि इसको हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसका रिवीजन करेंगे। आधे ज्यादा हो चुका था ये नेशनलिज्म इन यूरोप का, हम रिवीजन करेंगे बच्चों। नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में देखेंगे। तो नेशनलिज्म इन यूरोप क्या है, ये पहले जानने की कोशिश करेंगे। यूरोप से नेशनलिज्म क्यों स्टार्ट होता है? तो नेशनलिज्म का मतलब होता है बच्चों, मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म मतलब होता है पैट्रियोटिक फीलिंग, मतलब पैट्रियोटिक फीलिंग्स मतलब देशभक्ति। टू डू समथिंग फॉर देयर कंट्री। क्या होता है? टू डू समथिंग बेटर फॉर देयर कंट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर कंट्री, दैट इज नोन एज ए नेशनलिज्म। हमें अपने देश के लिए कुछ बेटरमेंट सोचना करना, दैट इज नोन एज ए नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म की स्टार्टिंग से कहाँ से होती है? यूरोप से होती है। कहाँ से? यूरोप से होती है, यूरोप से। और स्पेशली हम किस कंट्री के बारे में बात करेंगे? फ्रांस के। किस कंट्री के बारे में बात करेंगे बच्चों? फ्रांस के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं, जैसे क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ चुका है कि बच्चों फ्रांस एक कंट्री क्या है? यूरोप का एक कंट्री है। यूरोप का एक कंट्री है फ्रांस बच्चों। यूरोप का एक फेमस कंट्री फ्रांस है। एंड फ्रांस में बच्चों बिफोर 1789, कब के पहले? 1789 के पहले बच्चों फ्रांस में क्या था? फ्रांस एक कैसा कंट्री था? फ्रांस एक मोनार्ची कंट्री था। क्या था वहां पर? मोनार्ची सिस्टम था। क्या बच्चों था? मोनार्ची सिस्टम था। यहाँ पर मोनार्ची सिस्टम मतलब राजा होता था, राजा के हाथ में पूरी पावर होती थी। वहाँ के किंग को बच्चों लुईस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुई। जैसे आप लोगों ने सुना होगा लुई 14, लुई 16। और लुई 16 के समय वहां पर बच्चों रिवॉल्ट हुआ था। कब? लुई 16 के समय 1789 में वहां पर रिवॉल्ट हुआ। कब? 1789 में वहां पर रिवॉल्ट हुआ। उसके बहुत ढेर सारे रिवॉल्ट के बहुत ढेर सारे रीजन थे। एक रीजन था पॉलिटिकल रीजन, ढेर सारे पॉलिटिकल रीजन थे। पॉलिटिकल रीजन, सोशल रीजन, इसके बाद बच्चों इकोनॉमिक रीजन, उसके बाद पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ढेर सारे फैक्टर्स पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें तो ये सब सारी चीजें हमें पढ़ना नहीं है। पॉलिटिकल रीजन में जैसे पूरी पावर्स केवल राजा और उसकी क्लर्जी ग्रुप के हाथों में थी। सोशल रीजन, सोसाइटी 3 ग्रुपों में डिवाइड था, जिसमें क्लर्जी, नॉबल्स एंड कॉमन पीपल के हाथ में कोई राइट नहीं थे। इकोनॉमिक रीजन, सारी प्रॉपर्टी किसके पास में थी? क्लर्जी ग्रुप के या नॉबल्स ग्रुप के हाथ में थी। कॉमन पीपल बहुत मिजरेबल लाइफ जी रहा था। लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो मेरे कहने का मतलब 1789 में यहाँ पर रिवॉल्ट होता है। कब रिवॉल्ट होता है? 1789 में फ्रांस में रिवॉल्ट होता है। उस रिवोल्यूशन में आप कुछ देखते हैं कि उस रिवोल्यूशन में होता क्या है। तो यही चैप्टर का आपका टॉपिक स्टार्ट है कि व्हाट वाज द आउटपुट ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। आपको फ्रेंच रिवोल्यूशन ने विषय पढ़ना। यू हैव टू नॉट स्टडी हियर द फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन आप लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। यू हैव कंप्लीटेड इन क्लास 9 में आप लोगों ने फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ाई है। कैसे फ्रांस का रिवोल्यूशन हुआ, क्या रीजन थे, व्हाट वर द मेन रीजन ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इट इन द प्रीवियस क्लास 9। बट इस चैप्टर में इसमें जो हमें पढ़ना है कि व्हाट वर द मेन आउटपुट ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन के आउटपुट क्या थे, क्या सीखे। तो बच्चों फ्रेंच रिवोल्यूशन का पहला आउटपुट जो हमें मिलता है, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन दुनिया की पहली रिवोल्यूशन थी जो इक्वलिटी के लिए थी। किसके लिए बच्चों? इक्वलिटी के लिए। इक्वलिटी के लिए होने वाली पहली रिवॉल्ट दुनिया की फ्रेंच रिवोल्यूशन थी। और इसके बाद बच्चों लिबर्टी, दूसरा मेन फैक्टर क्या था? लिबर्टी। और इसके बाद फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। ये 3 रीजन थे, ये 3 आउटपुट थे फ्रेंच रिवोल्यूशन के। पहली बात इक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी बिफोर द लॉ। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें फंडामेंटल राइट्स में मिला हुआ है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इक्वलिटी बिफोर द लॉ मतलब कानून के सामने सब लोग बराबर हैं। तो ठीक है, तो इक्वलिटी स्टेब्लिश की गई। आप फ्रांस में कोई क्लर्जी, कोई नॉबल्स, कोई कॉमन पीपल, सारे लोग एक बराबर होंगे, जिन्हें सब्जेक्ट ऑफ द फ्रांस कहा जाएगा। तो इक्वलिटी स्टेब्लिश की गई। लिबर्टी मतलब क्या होता है बच्चों? पर्सनल फ्रीडम। क्या होता है?
पर्सनल फ्रीडम। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? पर्सनल फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वलिटी, लिबर्टी। और इसके बाद फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रदरहुड। क्या होता है? ब्रदरहुड। इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। इक्वलिटी मतलब इक्वलिटी बिफोर द लॉ, यानी कानून के सामने सभी लोग बराबर है। इक्वल बिफोर द लॉ, सब लोग कानून के सामने बराबर है, ठीक है, इक्वलिटी। लिबर्टी मतलब कानून, लिबर्टी मतलब पर्सनल फ्रीडम, सबके पास अपनी फ्रीडम है। और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब एवरीवन हैव, मतलब ऑल आर द ब्रदरहुड, मतलब सब इस दुनिया में सभी लोग आपस में भाई यहाँ, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो इस तरीके से ये बच्चों से हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में ये देखा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आउटपुट क्या हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मतलब के आउटपुट क्या हुए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको याद रखना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कुछ पॉइंट याद रखना है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पहला पॉइंट याद रखना है जो फ्रांस के बारे में, फ्रांस यूरोप का कंट्री है, एक पावरफुल कंट्री है, कभी किसी गुलाम नहीं रहा, बल्कि खुद ही दूसरे कंट्रीज को गुलाम करके रखा। भारत में उसने भी ढेर सारे कंट्रीज को अपने कंट्रोल में रखा, भारत के ढेर सारे कंट्रीज को उसने अपने कंट्रोल में रखा वर्ल्ड के। और इसके बाद इंडिया में भी काफी उनका इंटरफियर रहा स्टार्टिंग में। फिर इसके बाद क्या नाम से वहां पर बच्चों मोनार्ची सिस्टम था, कंप्लीट मोनार्ची सिस्टम था और डिक्टेटरशिप जैसा मोनार्चियल था। जैसे आप लोग लुई 14 के बारे में जानते हैं, लुई 14 हमेशा अपने आप को कहा करते थे मैं गॉड हूँ, वॉट एवर आई एम थिंकिंग दैट इज द लॉ, जो मैं कहता हूँ वही कानून है, जो मैं और मतलब सोचता हूँ वही नियम है। ऐसे ऐसे करके उनके कोटेशन कोर्ट वर्ड आते हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंटेड इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। सॉरी तो मतलब उनके लुई 14 के समय डिक्टेटरशिप जैसा रूल था बच्चों। उन्होंने अपने आप को फ्रेश महसूस करने के लिए वर्साई नाम का शहर बसाया था, जहां उन्होंने महलों का शहर बसाने की कोशिश किया था। इसके बाद बच्चों फ्रेंच रिवॉल्यूशन के मेन कारण दुनिया का पहला रिवॉल्ट था जो कि कॉमन पीपल के राइट के लिए था। उससे पहले बच्चों ऑलरेडी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले 1688 में इंग्लैंड का रिवॉल्ट हो चुका था। कब? 1688 में ब्रिटेन का, इंग्लैंड का रिवॉल्यूशन हो चुका था। और उसके बाद 1776 में अमेरिका का रिवॉल्यूशन हो चुका था। लेकिन इंग्लैंड का रिवॉल्ट का एक बात प्रमुख था कि पावर शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द किंग टू द पार्लियामेंट, ठीक है, सिंपली ट्रांसफर्ड, इजीली ट्रांसफर्ड किए गए थे। इस वजह से इसे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहते हैं। और अमेरिका तो जानते हो कि अमेरिका बच्चों ब्रिटेन के गुलाम था। तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका गॉट द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो दिस वाज द मेन रीजन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिका का रिवॉल्यूशन। लेकिन हम इन रिवॉल्यूशन को तो एक रीजन देखते हैं, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बच्चों हम कोई रीजन नहीं देखते हैं, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन समझ में आता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये एक सिविल वार था, घर के अंदर का एक वार था, किसी बाहरी के बाहर खिलाफ नहीं था। यहाँ जो कॉमन पीपल थे हु आर लिविंग ए मिजरेबल लाइफ, उन्होंने रिवॉल्ट किया कि हमें भी तो, वी आर द सिटीजन ऑफ द कंट्री, वी हैव आल्सो द इक्वल राइट, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने रिवॉल्यूशन किया। तो कॉमन पीपल के थ्रू किया गया रिवॉल्ट था। आप लोग इसके बारे में जान चुके हो, आप लोग क्लास 9 में अगर पढ़े होंगे तो पढ़े ही होंगे। तो क्या हुआ था, कैसे वर्साइल्स जेल को दीवारें तोड़ी गई थी और फिर कैसे कितने लोगों को बुलेटिन से काटा गया था। ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लास 9 में डिस्कस किया जा चुका है। ऑल दीज थिंग्स हैज बीन आल्सो डिस्कस्ड इन क्लास 9। तो यहाँ पर आपको याद करना है कि रिवॉल्ट हुआ 1789 में रिवॉल्ट हुआ। रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, पूरी पावर जो थी वो अब राजा के हाथ से ले ली गई। और राजा के हाथ से लेने के बाद सब फ्रांस की सोसाइटी में इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी इंप्लीमेंट किया गया। इक्वलिटी मतलब ऑल ऑफ द पीपल आर इक्वल, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सारे ऑल द पीपल आर द सब्जेक्ट ऑफ द फ्रांस and there is no discrimination among the different level of the people। and दूसरी चीज फ्रेटर्निटी, सारे भाई हैं। and brotherhood established किया गया। and equality, liberty and fraternity, liberty, everyone have the rights और especially equal rights। तो ये इस बात के लिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, क्योंकि 1789 में हुआ। किसके समय हुआ? लुई 16 के समय हुआ। याद रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। किसके समय पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ? लुई 16 के समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। किसके समय? एट द टाइम ऑफ द लुई 16 के समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर्ड हुआ। लुई 16 के समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो इस तरीके से जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ। तो 1789 में लुई 16 के समय हुआ। इक्वालिटी एस्टेब्लिश की गई, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। इतना आपको की वर्ड है जिन्हें आपको याद रखना है।
अब बच्चों फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब 1789 में हो गया, कब हो गया बच्चों? 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो वहाँ के जो फ्रांस की पब्लिक थी, उनको राजा क्यूल था, मानते हैं कि एट दैट टाइम द किंग वाज क्यूल, तो राजा क्यूल था, लेकिन फिर भी पब्लिक का एक राजा से लगाव था। देवर तो इस वजह से उन्होंने उन्होंने मोनार्ची सिस्टम को खत्म नहीं करना चाहा। स्टार्टिंग में दे वर नॉट एलिमिनेटिंग टू द मोनार्ची सिस्टम इन द फ्रांस, बट उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची में चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची आप लोग थोड़ा समझ लो, मोनार्ची कहा जाता है मोनार्ची दो तरीके का रूल होता है बेटा, एक एब्सोल्यूट मोनार्ची, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। एब्सोल्यूट मोनार्ची कहा जाता है कि जब राजा एकदम पूरी तरीके से पावरफुल हो, व्हाटएवर किंग का है, जैसे लुईस 16 या लुईस जो थे वो एब्सोल्यूट मोनार्ची थी। तो एब्सोल्यूट मोनार्ची, मुगल काल के जितने राजा थे एब्सोल्यूट मोनार्ची थी, मतलब वो पूरी तरीके से पावरफुल। तो एब्सोल्यूट मोनार्ची का मतलब होता है राजा पूरी तरीके से पावरफुल, व्हाटएवर मतलब वो चाहे एक एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, सभी का हेड है, ठीक है, और रियल हेड है। और एब्सोल्यूट और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब होता है किंग इज ओनली फॉर द नियम एंड किंग इज ओनली फॉर द नेम एंड रियल पावर आर प्रेजेंट इन द हैंड्स ऑफ द इलेक्टेड बॉडी, ठीक है। पावर हैज बीन आल्सो डिवाइडेड एंड किंग इज नॉट किंग हैव नॉट ऑल द पावर्स, ही हैज टू टेक द डिसीजंस अकॉर्डिंग टू द लॉ, ठीक है। तो उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। तो बेटा इंग्लैंड वो फ्रांस के लोग आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद भी अपना ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची थी ऐसा बना के रखना चाहते थे, लेकिन बाद में क्योंकि जो मेरी एंटियोवा थी, जो लुईस 16 की वाइफ, वो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करती थी और ऑस्ट्रिया बिल्कुल मदद कर रहा था फ्रांस की कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अगर ये सक्सेस हो गए, ये रिवोल्ट अगर सक्सेस हो गया तो बाद में हर देश की, हर यूरोपियन कंट्रीज की जो पब्लिक है वो कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करेगी, वो डेमोक्रेसी की डिमांड करेगी, एंड देन इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर द मोनार्ची सिस्टम, या हम राजाओं के लिए खतरनाक होगा। तो इस वजह से फ्रांस, ऑस्ट्रिया या ये सब कंट्री नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, इस वजह से उन लोगों ने मदद किया और उन्होंने कहा कि आप इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करिए। तो जब राजा ने इन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के पर्पज से राजा भाग करके ऑस्ट्रिया जाने की कोशिश कर रहा था, तभी फिर बाद में बच्चों पब्लिक उनके खिलाफ डिसीजन लेती है और बाद में जैसे जानते हो कि बाद में उन्हें गुलेटिन नाम के मशीन से काट दिया गया था, ठीक है। गुलेटिन एक मशीन थी जिसमें बहुत सारे फ्रांस के बहुत ढेर सारे लोगों को काटा गया था। तो वैसे ही फ्रांस के राजा और रानी यानी लुईस 16 और मेरी एंटियोवा को काटा गया। तो बेसिक मेरा कहने का मतलब हम जो 1789 की बात हम कर रहे थे, तो 1789 में फ्रांस का रिवॉल्ट हो गया और 1789 के बाद 1791 में फ्रांस एक क्या बन जाता है जो रिपब्लिक कंट्री बन जाता है, रिपब्लिक कंट्री बनता है, ठीक है। रिपब्लिक का मतलब होता है यहाँ पर जो हेड होता है वो इलेक्टेड होने लगा, रिपब्लिक बन गया, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक बन गया, मतलब इलेक्शन होने लगा। अब बच्चों 1789 में तो यहाँ पर जब फ्रांस का रिवॉल्यूशन हो गया, फ्रांस का रिवॉल्ट हो गया, तो क्वेश्चन ये उठता है कि फ्रांस के जो नेशनलिस्ट पीपल थे, कौन थे बच्चों? नेशनलिस्ट पीपल किसे कहा जाता है? नेशनलिस्ट पीपल मतलब जो थोड़ा सा देशभक्त टाइप के लोग होते हैं, एंड डिवोटेड फॉर द कंट्री, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री, लीडर्स टाइप में, या हम कहें कि डिवोटेड फॉर द कंट्री। तो फ्रांस के जो नेशनलिस्ट पीपल थे, नेशनलिस्ट पीपल ऑफ द फ्रांस, वो चाहते थे कि फ्रांस के पीपल, जैसे भारत में भी बेटे हमारे देश में विभिन्न या जो डिफरेंट कम्युनिटी है, इनके बीच में नेशनलिज्म जनरेट करने के लिए बार बार कोशिश की जाती है। हम हर ग्रुप को बराबर प्रायोरिटी दी जाती है। कहीं ऐसा न हो कि श्रीलंका जैसे केस हो जाए और श्रीलंका जैसे एक माइनॉरिटी ये कहीं न महसूस करने लगे कि हमारा और सिविल वार जैसे सिचुएशन क्लियर हो जाए। तो इस वजह से भारत के गवर्नमेंट और भारत की सरकार, भारत के लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हर ग्रुप को राइट्स मिलने चाहिए। तो नेशनलिस्ट पीपल कहा जाता है जो डिवोटेड लोग होते हैं, जो पैट्रियोटिक्स लोग होते हैं, वो उन्होंने फ्रांस के लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फिल्म, क्योंकि बेटा अचानक तो नेशनलिज्म जनरेट नहीं हो जाएगा भाई। जो एक दास्ता की जिंदगी, जो कॉमन पीपल दास्ता की जिंदगी जी रहे थे, उनको राइट मिले। अब राइट को बाद वो देश के प्रति उनका एक लगाव होना चाहिए, एक इमोशंस जनरेट होने चाहिए। तो फ्रांस के नेशनलिस्ट पीपल ने वहाँ के लोगों के यानी फ्रांस के कॉमन पीपल के अंदर में नेशनलिज्म की थिंकिंग जनरेट करने के लिए कुछ कोशिश किए। उन्हें को अटेम्प्ट परफॉर्म बाय द नेशनलिस्ट पीपल ऑफ द फ्रांस टू क्रिएट द फीलिंग्स ऑफ द नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ द फ्रांस. Nationalist people of the France has
वर्क, कुछ उन्होंने काम किया बच्चों, तो उसी वर्क को हमने पढ़ना है कि कौन कौन सा वर्क उन्होंने किया। व्हाट वर द मेन वर्क डन बाय द नेशनलिस्ट पीपल ऑफ द फ्रांस टू क्रिएट द फीलिंग्स ऑफ द नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ द फ्रांस ना। अगला टॉपिक है हम लोगों को बच्चों द वर्क कंट्रीब्यूटेड या वर्क डन बाय द वर्क परफॉर्म बाय द नेशनलिस्ट पीपल ऑफ द फ्रांस टू क्रिएट द फीलिंग्स ऑफ द नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ द फ्रांस, है ना। तो पहला बच्चों, पहला पॉइंट आप लोग पढ़िए। पहला पॉइंट बच्चों ली सिटियन, एक कॉन्सेप्ट दिया गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ द ली सिटियन, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ली सिटियन, द कॉन्सेप्ट ऑफ ली सिटियन। द कॉन्सेप्ट ऑफ ली सिटियन का मतलब होता है बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ ली सिटियन मतलब सिटीजनशिप, ठीक है। हमको एक अजीब सी फीलिंग्स आती है जब हम कहते हैं कि हम एक सिटीजन, एक कंट्री के सिटीजन है, तो सिटीजनशिप, तो कॉन्सेप्ट ऑफ द ली सिटियन, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ द ली सिटियन। एंड और जो हम लोग का द कॉन्सेप्ट ऑफ द फादरलैंड, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द फादरलैंड, कॉन्सेप्ट ऑफ द फादरलैंड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ली सिटियन मतलब सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट दिया गया। फादरलैंड मतलब द कॉन्सेप्ट ऑफ द फादरलैंड एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ली सिटियन का कॉन्सेप्ट दिया गया। फादरलैंड मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ द फादरलैंड मतलब ये हमारा जो फ्रांस है, जिसे हम लोग कहते हैं इंडिया इज आवर मदरलैंड, नॉर्मली हम लोग कहते हैं इंडिया इज आवर मदरलैंड, मतलब वैसे फ्रांस में कॉन्सेप्ट दिया कॉन्सेप्ट ऑफ द फादरलैंड, ठीक है। ली पेट्रॉन, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ द ली पेट्रॉन, उसे क्या कहा गया, फ्रेंच लैंग्वेज में कहा गया कॉन्सेप्ट ऑफ द ली पेट्रॉन, ठीक है, फादरलैंड का। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ली सिटियन, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया अमंग द पीपल ऑफ द फ्रांस, मतलब ये बताने की कोशिश की गई कि हमारी जन्मभूमि है, ये हमारी पितृभूमि है, ये हमारी मातृभूमि है और हम सब एक कंट्री के सिटीजन है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ली सिटियन डेवलप किया गया, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद बच्चों दूसरा, इक्वालिटी वाज एस्टेब्लिश्ड अमंग द पीपल ऑफ द फ्रांस, क्या इक्वालिटी वाज एस्टेब्लिश्ड अमंग द पीपल ऑफ द फ्रांस, इक्वालिटी वाज एस्टेब्लिश्ड मतलब आप क्या एस्टेब्लिश किया गया कि सारे लोग फ्रांस के पब्लिक हैं। इक्वालिटी वाज एस्टेब्लिश्ड, इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाज एस्टेब्लिश्ड मतलब कानून के सामने अब सब लोग बराबर है। ऐसा नहीं है कि पहले क्या था, क्लर्जी लोग कुछ गलत काम करते, नॉवेल्स, क्लर्जी और नॉवेल्स अगर कॉमन पीपल को मार दे कोई फर्क नहीं पड़ता था, कॉमन पीपल अगर उनको एक झापड़ मार दे तो उसे फांसी हो जाती थी, तो नहीं, वो कॉन्सेप्ट नहीं। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ वाज एस्टेब्लिश्ड। इसके बाद वहाँ के जो एक तरीके से जो वहाँ की असेंबली थी, जिसे क्या कहा जाता था, जो किंग की असेंबली थी, जिसकी मीटिंग हो रही थी, जिस मीटिंग में ही क्या कहते हैं विवाद स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर से फिर बाद में टेनिस कोर्ट में जाकर के मीटिंग हुई थी। तो उस मीटिंग को देखो, उस असेंबली को, उस सभा को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट जनरल, क्या कहते थे बच्चों, स्टेट जनरल। तो स्टेट जनरल का नाम बदल दिया गया, ठीक है, स्टेट जनरल का नाम बदल दिया गया था। स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड एज ए नेशनल असेंबली, उसका नाम क्या कर दिया गया कि अब वो स्टेट जनरल नहीं है, राजा की सभा नहीं है, स्टेट जनरल मतलब इट इज कंट्रीब्यूटेड फॉर द किंग, राजा की सभा। तो स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड, स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड एज ए नेशनल असेंबली। तो क्या था, स्टेट जनरल का नाम बच्चों, स्टेट जनरल का नाम, स्टेट जनरल का नाम बच्चों क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली का स्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। नाउ स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड एज ए नेशनल असेंबली, स्टेट जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली। और क्या किया गया बच्चों, और स्टेट जनरल का नाम, इसके बाद ट्राई कलर को जो वहां पर रॉयल फ्लैग था, क्या था, रॉयल फ्लैग का नाम बदल कर क्या कर दिया बच्चों, नेशनल फ्लैग, ठीक है, नेशनल फ्लैग कर दिया गया, एक देश का झंडा, ना कि रॉयल फ्लैग। तो रॉयल फ्लैग जो राजा के लिए कंट्रीब्यूटेड फ्लैग था, उसका नाम बदल करके बच्चों क्या कर दिया गया, नेशनल फ्लैग। रॉयल फ्लैग वाज रीनेम्ड एज ए नेशनल फ्लैग एंड स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड एज ए नेशनल असेंबली। द ओथ व्हिच वाज टेकन ऑन द नेम ऑफ द किंग, पहले जो कर्मचारी होते थे, जो भी होता था, जिसकी उसकी ओथ होती थी तो राजा के नाम पे होता था। आज भी इंग्लैंड में होती है राजा के नाम, वी विल लॉयल फॉर द किंग्स, लॉयल्टी फॉर द किंग्स शो की जाती है, लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ पर
जो ओथ थी वो नाउ स्टार्टेड टू टेक ऑन द नेम ऑफ द कंट्री, देश के नाम पे ओथ ली जाने लगी इन प्लेस ऑफ द किंग, राजा के नाम की जगह पर उसे देश के नाम पर जो ओथ थी दैट वाज स्टार्टेड टू टेक ऑन द नेम ऑफ द किंग, ठीक है, वो सॉरी इन प्लेस ऑफ द किंग ऑन द नेम ऑफ द कंट्री, यानी देश के नाम पे हम देश के लिए ओथ लेंगे। जैसे इंडिया में देखते हैं तो भारत का पीएम भी जो या प्रेसिडेंट भी जब ओथ लेता है तो भारत के नाम पे, कंट्री के नाम पे लेता है। मैं आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, दो शब्द लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति और एक कंट्री के प्रति, है ना। तो नेशनल असेंबली ये बदल दिया गया। इसके बाद बच्चों जो ओथ ली जाती थी दैट वाज स्टार्टेड टू टेक ऑन द नेम ऑफ द कंट्री इन प्लेस ऑफ द किंग, यानी कंट्री के नाम पे ओथ ली जाने लगी, राजा के नाम पे ओथ लिया जाना बंद कर दिया गया। तो द ओथ वाज स्टार्टेड टू टेक ऑन द नेम ऑफ द कंट्री इन प्लेस ऑफ द किंग। इसके बाद बच्चों वो ओल्ड गिल्ड्स जो थे, ओल्ड गिल्ड बच्चों क्या होते हैं, GUILD गिल्ड्स, क्या होता है बच्चों, गिल्ड्स, ओल्ड गिल्ड कहा जाता है जो टैक्सेशन सिस्टम होता है, जिसे भारत में कह सकते हैं चुंगी, जहां जहां मार्केट में लोग ले जाओ तो वहां पर जो पैसा कलेक्शन किया जाता था। तो ओल्ड गिल्ड्स वेर रिमूव, सारे जो ओल्ड गिल्ड थे उनको हटा दिया गया और न्यू टैक्सेशन सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड, और नया टैक्स सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया। ओल्ड गिल्ड्स वेर रिमूव्ड एंड न्यू टैक्सेशन वाज इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, ओल्ड गिल्ड्स वेर रिमूव्ड एंड न्यू टैक्सेशन सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड। समझ में आ रहा है बच्चों। इसके बाद बच्चों और क्या किया गया, इसके बाद किया गया कि जो कंट्री पे कम्युनिकेशन सिस्टम्स और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को, कौन कौन से, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाएगा, क्योंकि किसी भी कंट्री को अगर स्ट्रांग तौर पर एस्टेब्लिश रहना है तो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी स्ट्रांग। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को बच्चों क्या किया गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या किया गया, स्ट्रांग से एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स को एस्टेब्लिश किया गया। और क्या किया गया बच्चों, और किया गया ट्रांसपोर्टेशन एंड जो कॉमन करेंसी, क्या एस्टेब्लिश किया गया, कॉमन करेंसी एंड यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट, क्या बच्चों, कॉमन करेंसी, कॉमन करेंसी एंड कॉमन करेंसी बाद वेट एंड मेजरमेंट के जो सिस्टम बनाए गए हैं, क्या बच्चों, वेट एंड मेजरमेंट के जो वेट एंड मेजरमेंट के जो सिस्टम बनाए गए उन्हें यूनिफॉर्मलाइज किया गया। वेट एंड कॉमन करेंसी का मतलब है, जब हम लोग पढ़ेंगे जैकोबिन का हम पढ़ेंगे तो वहां पर क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ जैकोबिन, तो जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर बताया जाएगा कि जर्मनी जो था 39